आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। द मॉलिक्यूल NF3 यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ऑल हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ XF3 टाइप बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाज। कीपिंग इन व्यू ऑफ द वेस्पर थ्योरी, स्केच द शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल एंड एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिफरिंग इन शेप्स। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके पास जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं। आपके पास जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है वो तकरीबन अमोनिया जैसा स्ट्रक्चर रखती है अगर वेस्पर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो। उसका जो बॉन्ड एंगल होता है स्टूडेंट्स वो ज़रा कंप्रेस्ड होता है, यानी कि वो होता है 102.5। और स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि इसके अंदर आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंगली क्योंकि हमने देखना है तो स्टूडेंट्स आपके पास जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है उसका बॉन्ड यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल हो गया ना 102.5 का, और आपने ज्योमेट्री देख ली कि इसकी ट्राइगोनल पिरामिडल है। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो अकॉर्डिंग टू वेस्पर इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि 120 डिग्री का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप लिखेंगे इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ये आपके पास टाइप होती है AB3 टाइप मॉलिक्यूल्स की। जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो NF3 है यानी कि नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है वो आपके पास एग्जांपल होती है AB3E की, यानी कि AB4 की टाइप होती है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान डिफरेंस है। आप क्या करेंगे, शेप इनकी ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल वैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, दोनों की मेंशन करेंगे, बॉन्ड एंगल लिखेंगे और किसका कितना ज़्यादा और क्यों है, और इनकी जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइप है वो आप लाजमी मेंशन कर रहे होंगे तो आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है द स्पीशीज एमाइड NH2 negative is amide, ammonia and ammonium have bond angles of about 105 degree, 107.5 degree and 109.5 degree respectively. Justify these values by drawing their structures. यानी कि स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमने इन वैल्यूज़ को जस्टिफाई करना है, यानी कि हमें बॉन्ड एंगल्स को देखना है कि ये जस्टिफाई भी करते हैं या नहीं। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया हुआ है थॉरली, दैट इज अमोनिया, यानी कि उसका बॉन्ड एंगल आपके पास होता है 107.5। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो अमोनिया है यानी कि स्ट्रक्चर नंबर 2 हम ड्रॉ कर रहे हैं। आपको अच्छी तरह पता है स्टूडेंट्स कि उसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 है, ट्रायंगुलर पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है इसका। और स्टूडेंट्स इसको आप हाइब्रिडाइजेशन की सेंस में भी ड्रॉ कर सकते हैं। या स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। अगर हम देखें तो ये आपके पास आ जाता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाती है एक लोब, ये आ जाती है सेकेंड लोब और ये आपके पास आ जाती है थर्ड लोब। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ये दोनों पेयर्ड हैं हाइड्रोजन के साथ, ये पेयर्ड हैं आपके पास, एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ये पेयर्ड है, यानी कि हाइड्रोजन एटम के साथ ये पेयर्ड है उनके 1s के साथ। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास सेकेंड स्ट्रक्चर आ रहा है जो कि आपके पास है एमाइन का। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक बात याद रखेंगे कि इधर आप देख सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। स्टूडेंट्स इसी के ऊपर मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगी। स्टूडेंट्स ऐसे भी तो हो सकता है कि आपके पास अमोनिया है और स्टूडेंट्स उसके अंदर होता ये है कि आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। होता ये कि बाहर से आपका जो अमोनिया है वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। एज अ रिजल्ट आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाता है। अब स्टूडेंट्स वो जो इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया वो आउटसाइड से गेन किया, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एटम हाइब्रिडाइज नहीं हुआ, यानी कि आपने नेचुरली इलेक्ट्रॉन गेन किया है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स आपके पास एमाइड की केस में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एमाइड की केस में स्टूडेंट्स आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है और उसकी वजह से स्टूडेंट्स होता ये है कि आपका जो बॉन्ड एंगल है वो मजीद कॉम्प्रेस हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहाँ पे आपके पास 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब प्रेजेंट हैं और नेगेटिव चार्ज भी साथ ही साथ आपके पास प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि वो बॉन्ड एंगल मजीद कंप्रेस हो जाता है और तब हम जस्टिफाई करते हैं कि आपके पास बॉन्ड एंगल एमाइड का 105 डिग्री है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, जो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है अमोनियम आयन का। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका जो बॉन्ड एंगल है वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर जैसा होता है, यानी कि 109.5। यहाँ पे ये होता है कि स्टूडेंट्स आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में चला जाता है, यानी कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया जाता है एक प्रोटॉन को, दैट इज हाइड्रोजन
अब वो स्टूडेंट जो प्रोटॉन है उस पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से इस पूरे अमोनियम आयन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इसका जो बॉन्ड एंगल होता है उसकी रिपल्जन कम हो जाती है। और चूंकि लोन पेयर की रिपल्जन कम हो चुकी होती है, इस वजह से जो बॉन्ड है वो कंप्रेस नहीं रहता, यानी कि जो बॉन्ड एंगल है वो अब कंप्रेस नहीं रहता। और यहाँ पे आपके पास 4 बॉन्ड्स हो जाते हैं और टेट्राहीड्रल कन्फर्मेशन इसकी जो है वो अचीव हो जाती है, जिसकी वजह से इसका जो बॉन्ड इसकी जो शेप होती है वो टेट्राहीड्रल हो जाती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका प्रॉपर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ड्यू टू द कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज फॉर्म बिटवीन द प्रोटॉन एंड दैट ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसकी जो वैल्यूज़ हैं जस्टिफाई कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली बिल्कुल आप वैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ जैसे हम पहले स्ट्रक्चर्स में लिखते आए हैं। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11A है, एक्सप्लेन एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू sp3, sp2 एंड sp मोड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फॉर phosphorus trihydride, then ethene and ethyne. Then students discuss geometries of carbon tetrachloride, phosphorus trichloride and hydrogen sulfide by hybridization of central atoms. तो स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास phosphorus ट्राईहाइड्राइड है या PH3 का जो स्ट्रक्चर है आपके पास वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपके पास अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है। तो एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर आप हाइब्रिडाइजेशन की केस में ड्रॉ कर सकते हैं फॉर दैट ऑफ PH3। अब स्टूडेंट्स आप बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ करेंगे, ये आपके पास फॉस्फोरस है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एंड देन स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही आपके पास ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर है या ट्रायगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ये बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है और जो आपके पास एंगल इसके लिए क्रिएट हो रहा है वो बिल्कुल अमोनिया वाला क्रिएट हो रहा है, दैट इज़ 107.5। 107.5 ये तो हो गई स्टूडेंट्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन। आपने इसका स्ट्रक्चर बता दिया, बॉन्ड एंगल बता दिया, हाइब्रिडाइजेशन इसमें हो रही है sp3, जबकि स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह से पता है कि इथीन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, इथाइन में आपके पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब स्टूडेंट्स हमने ज्योमेट्रीज डिस्कस करनी है कार्बन टेट्राक्लोराइड की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की एंड हाइड्रोजन सल्फाइड की। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ज्योमेट्री होती है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वो बिल्कुल वैसी ही होती है, यानी कि आप बिल्कुल वैसे ही डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हैं जैसी आप ड्रॉ कर सकते हैं मीथेन के लिए, यानी कि टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर होता है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है आपके पास वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास फॉस्फोरस ट्राईहाइड्राइड है, बिल्कुल वैसे ही उसका आपके पास स्टूडेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बेंट होता है, यानी कि ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। H2S का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बेंट एंगुलर होता है, बेंट एंगुलर बिल्कुल वाटर की तरह होता है जैसे कि अभी हमने ड्रॉ किया। तो स्टूडेंट्स ये होगी हमने ज्योमेट्रीज डिस्कस की, ऑलरेडी आप इस तरह की सिमिलर ज्योमेट्रीज डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं फर्दर ड्रॉ नहीं करूंगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है, द लीनियर ज्योमेट्री ऑफ बेरिलियम क्लोराइड सजेस्ट दैट सेंट्रल बेरिलियम एटम इज sp hybridized. What type of hybridization a central atom undergoes when the atoms bonded to it are located at corners of an equilateral triangle, a regular tetrahedron and a triangular bipyramid. तो स्टूडेंट्स इसमें आपसे पूछा गया है कि लीनियर ज्योमेट्री ये बताती है कि बेरिलियम sp हाइब्रिडाइज्ड है। आप कौन सी हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब सेंट्रल एटम जो है वो बॉन्डेड होता है ऐसे एटम्स के साथ जो कि लोकेटेड होते हैं एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन या ट्राइंगुलर बायपिरामिडल। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपके पास है व्हेन एटम्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। जब आपके एटम्स जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर टेट्राहीड्रॉन, तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। देन स्टूडेंट्स अगर आपके जो एटम्स हैं दे आर लोकेटेड एट द corners of a triangular bipyramid, then central atom shows sp3 hybridization. When atoms are located at the corners of triangular bipyramid, then central atom shows sp3 hybridization. यानी कि स्टूडेंट्स इसके अंदर आपके पास डिफरेंस आता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन में और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कि ट्राइंगुलर बायपिरामिडल स्ट्रक्चर है तो d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो सकता है। When atoms are located at the corner of triangular bipyramid, then central atom shows dsp3 hybridization. स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12A, गिव द बेसिस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड डिस्कस द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। आपके पास हीलियम है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास ऑक्सीजन कैटायन और एनायन है, डाई पॉजिटिव एंड डाई नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स हम हीलियम के लिए, नाइट्रोजन के लिए और ऑक्सीजन के लिए स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। उसके अंदर हमने
कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया। जो स्टूडेंट्स लास्ट 2 हमारे पास स्ट्रक्चर्स आते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किए हुए, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपके पास कुछ ऐसी होती है 1s2 2s2 2px 2py 2pz। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम पूरा लिख लेते हैं 1 2 3 7 इलेक्ट्रॉन्स ही हो गए 8। आपके पास स्टूडेंट्स नॉर्मली ये होता है कि आपके पास ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऐसा हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स जो आपस में इन्वॉल्व्ड हैं इन द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स अगर वो अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज करके कैटायन फॉर्म में होते हैं, तो 2 कैटायंस मिल के ऑक्सीजन के कैसा आपके पास कन्फर्मेशन दे रहे होंगे उसको हम देखेंगे। उसकी स्टूडेंट्स हम कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, यानी कि आपके पास O+1 और O+1 जो है वो आपके पास मैच हो रहे हैं आपस में, यानी कि इन दोनों की आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 2px 2py 2pz, देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है 2px 2py 2pz 2pz। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इधर हम एक एक इलेक्ट्रॉन मेंशन कर देते हैं और देखते हैं कि आपके पास एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में क्या क्या आता है। तो स्टूडेंट्स आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 ही यहाँ पे हो जाएंगे फिल 1 2 3 4 5 6। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो आपका बॉन्ड ऑर्डर आएगा, स्टूडेंट्स बाकी डायग्राम की आप बिल्कुल वैसी लेबलिंग करेंगे जैसे आप करते आए हैं। एंड देन स्टूडेंट्स क्या होगा आपके पास यहाँ पे, क्या बॉन्ड ऑर्डर जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 - 0 डिवाइडेड बाय 2 विल बी इक्वल टू 3, यानी कि आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 3 का आता है। ये मॉलिक्यूल आपके पास स्टेबल है, लेकिन स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है, हमें यहाँ ये पता चल रहा है कि आपके पास पर्टिकुलरली ये स्ट्रक्चर पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये हमारे पास डायमैग्नेटिक है, अनलाइकली टू दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा सिग्मा 2px और पाई 2py और पाई 2pz, एंड देन स्टूडेंट्स इसी तरह ये आपके पास पाई स्टार एंड देन स्टूडेंट्स आपके पास सिग्मा स्टार हो जाएगा। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, अगर आपके पास इसी के आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास कुछ ऐसे हो कि एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हो और 2 आपके पास ऑक्सीजन जो कि यूनी नेगेटिव हैं वो मिलके कैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसको भी स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे एक है 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। अब स्टूडेंट्स हम इनको फिल कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टूडेंट्स हमने ये फिल कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इनका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। आपके पास 6 है -4, 6 - 4 डिवाइडेड बाय 2, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है 1, यानी कि स्टूडेंट्स इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है। लेकिन स्टूडेंट्स इससे हमें ये पता चलता है कि आपके पास ये पर्टिकुलर स्पीशी भी आयनिक स्पीशी जो है ये आपके पास डायमैग्नेटिक है, क्योंकि आपके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है इन देयर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और बिल्कुल स्टूडेंट्स आप रिलेटिव एनर्जीज को बिल्कुल वैसे लिखेंगे जैसे कि हमने कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ में डिस्कस किया। आगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 बी है, इसका हम पार्ट डिस्कस करते हैं। हाउ डज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्सीजन स्पीशीज। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस स्टूडेंट वो होता है दैट इज अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस अट्रैक्शन इज जनरली द रिजल्ट ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर इज कॉल्ड एज पैरामैग्नेटिज्म एज यू ऑलरेडी नो। अब स्टूडेंट्स जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या है कि ये जो ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं आपके पास स्टूडेंट्स ये क्या करती हैं, ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो नहीं करेंगी, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगी, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो ऑक्सीजन है वो पर्टिकुलरली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगी। थैंक यू।